नमस्कार, मेरा नाम कुसुमा ऐश्वर्य और आज की वीडियो के अंदर हम लोग इंडिया और चाइना को कंपेयर करने जा रहे हैं। वैसे रूजवेल्ट कहते थे कि कंपैरिजन इज़ अ थीफ ऑफ जॉय, यानी कि जब आप कंपेयर करते हो, तुलना करते हो तो आपकी खुशी घट जाती है। अब वीडियो के एंड में बताइएगा कि आपकी खुशी बढ़ गई या घट गई। तो शुरू करते हैं इनका कंपैरिजन। इंडिया और चाइना आपको पता है एशियन कंट्रीज़ हैं। दोनों ब्रिटेन की कॉलोनियल सिस्टम की शिकार थी, यानी कि उसके चंगुल में थी कुछ काफ़ी सालों तक। तो 1947 में इंडिया आज़ाद होता है और उसके सही 2 साल बाद जो है चाइना भी आज़ाद हो जाता है। और दोनों ने जब अपने तरीके से डेवलपमेंट की शुरुआत की तो दोनों ने ही पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया और इंडिया ने 51 में किया और 2 साल बाद चाइना ने भी इसी को शुरू कर लिया। ठीक है, अब बारी आती है रिफॉर्म्स की। 1970 तक ऑलमोस्ट दोनों कंट्री सेम ट्रैक पे थी, दोनों ही स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन 1970 में चाइना ने बाजी मारी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है रिफॉर्म स्टार्ट कर लिए। रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में किए, उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू कर लिए और जो है अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर लिया। रिफॉर्म्स का मतलब आप समझते हैं, सुधार करना। सुधार किस तरीके का सुधार कि इकोनॉमी को जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियों से मुक्त कर दिया। ठीक है, और यही काम हमने जो है करीब 21 साल बाद किया 1991 में। और दिस इज़ द मेजर डिफरेंस, ये मेजर काम हुआ जिसकी वजह से हम दोनों में डिफरेंस है। इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमें पता है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड ऑल। और चाइना के अंदर सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी है, यानी कि वैसे कहने को सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, समाजवादी इकोनॉमी है, लेकिन वहाँ पर मार्केट इकोनॉमी है। मार्केट इकोनॉमी आपको पता है पूंजीवाद को कहते हैं। तो वहाँ पर 70 के बाद ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि वो पूंजीवादी कंट्री की तरफ मूव कर गई। ठीक है, देन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो इंडिया एक क्लियर कट डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक देश है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। जबकि कहने को चाइना भी डेमोक्रेटिक है, लेकिन किस तरह का, पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, यानी कि यहाँ पर जो है एक ही पार्टी है, सेंटर की गवर्नमेंट जो है वही कमांड करती है। ठीक है, और उसकी बात को काटना या उसके विरोध में जाना आसान नहीं है। तो चाइना का आपने काफ़ी हद तक कोविड के टाइम पे भी बहुत कुछ पढ़ा होगा और अभी भी यदि आप थोड़ा सा भी ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चाइना के लोग किस तरह के, चाइना का जो सत्ता है वो किस तरह की है। तो डिक्टेटरशिप सॉर्ट ऑफ वहाँ पर तानाशाही है ऑलमोस्ट। और यदि आप मोटे मोटे रैंक्स की बात करें, क्योंकि हम इसको डिटेल में करेंगे, मोटे मोटे रैंक्स की बात करें तो हम अब 2023 में पॉपुलेशन के मामले में, जनता के मामले में हम इनसे जो है 1 नंबर आगे निकल गए। हम फर्स्ट हो गए हैं, ये सेकंड हो गए हैं। एरिया वाइज ये हमसे कहीं ज़्यादा, करीब डबल है इंडिया से, ये 3rd रैंक पे हैं और ये हम 7th रैंक पे हैं। और जीडीपी वाइज आप देखें कि इनकम कितनी है, तो इनकम वाइज भी इनके लोग हमारे बराबर से ही हैं, लेकिन हमसे काफ़ी अमीर हैं। 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की और हम जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डिफरेंस देखते हैं तो आप देखकर ही हैरान हो जाएंगे कि $1 बिलियन में लिया है इस डिफरेंस को। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है ये आपको पता है कि एक साल में एक देश के लोग कितना गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल उत्पाद होता है। तो 1980 में दोनों देश ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे थे, बिल्कुल ही सिमिलर लेवल पे आप कह लीजिए। और जबकि 2023 में स्टॉकिंग डिफरेंसेस हैं। आप देखिए ये 17,000 करीब 18,000 पे पहुंच चुके हैं और हम जो है अभी 3,000 के आसपास घूम रहे हैं। तो इतना फ़र्क है $1 बिलियन के अंदर। तो और रैंक का अभी 2nd और 5th में इतना फ़र्क फिर भी नहीं लगेगा। चाइना 2nd रैंक पे है और इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर 5th रैंक पे
को पजेस कर रहा है। पर कैपिटा इनकम का डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस और ज़्यादा आपको उभर के दिखेगा कि क्योंकि 81 में चाइना हमसे पीछे हुआ करता था। $220 पर कैपिटा इनकम थी, जो कि आज जो है 13,000 हो चुकी है, जबकि हमारे केस में ये अभी 3,000 पे भी नहीं पहुंची है। 13,000 एंड 3,000, जस्ट इमेजिन। और इसीलिए इसका रैंक जो है 69th है पर कैपिटा इनकम के बारे में को लेकर, और जबकि हमारा 137th रैंक है आज की डेट में। ग्रोथ रेट की यदि बात की जाए तो इंडिया और चाइना दोनों ही रोबस्ट ग्रोथ, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमीज़ के अंदर आती हैं वर्ल्ड के अंदर। और चाइना तो बाकमाल है, उसकी ग्रोथ को यदि स्टडी किया जाए तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये इकोनॉमी ग्रो की है। हाँ, यदि ग्रोथ रेट का ये वाला डेटा देखा जाए सिर्फ इन स्पेसिफिक ईयर्स में, तो पहले चाइना आगे था, अब हम आगे हैं। तो लेकिन दोनों मिलाकर जो है एशिया का 50% और वर्ल्ड जीडीपी का 21% कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी के मामले में। अब यदि सेक्टोरल कंपोजिशन की बात की जाए जीडीपी की, इसका मतलब है कि हम इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। यदि आप इन तीनों की बात करोगे तो चाइना की आपको दिखेगा कि चाइना इतना ग्रो कैसे किया, ये स्टोरी आपको दिख जाएगी। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और थोड़ा खुद भी इसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा। चाइना में पहले एग्रीकल्चर ज़्यादा था, हमारे यहाँ भी ज़्यादा था, लेकिन चाइना का एग्रीकल्चर हमारे कंपैरिजन में कम कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि। लेकिन आपको ये अलग से बात बता दूं कि 70s तक चाइना अपनी एग्रीकल्चर को कम्प्लीटली डेवलप कर चुका था, ऑलरेडी वो एक मुकाम हासिल कर चुका था। एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट उसकी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इकोनॉमी किस तरीके से डेवलप करती है कि पहले एग्रीकल्चर बहुत कंट्रीब्यूट करता है, फिर इंडस्ट्री और फिर सर्विस सेक्टर। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है डेवलपमेंट की। लेकिन इंडिया के केस में क्या हुआ, इंडिया के केस में पहले एग्रीकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट था और उसके बाद सीधा टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर जो है उसकी इम्पोर्टेंस सीधी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जितना यहाँ से निकला वो सारा का सारा यहाँ लग गया। सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री हमारी कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो सकी, उसका कंट्रीब्यूशन कम ही बना रहा। दिस वाज द रीज़न कि इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस जो है वो वीक है, जबकि चाइना का यही बेस बहुत पहले उन्होंने एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग किया, फिर इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग किया और फिर सर्विस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया, यानी कि स्टेप वाइज डेवलपमेंट की है, जो कि बहुत बुनियादी तौर पर मजबूत डेवलपमेंट है। यदि बात आ जाए फॉरेन ट्रेड की यानी विदेशी व्यापार की, तो चाइना जो है उसने हर जगह झंडे गाड़े हुए हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यदि आप अमेरिका जाते हो और अपने रिश्तेदार के लिए गिफ्ट लेके आते हो, तो वो घर आकर जब देखोगे तो उस पर लिखा होगा मेड इन चाइना। तो ये जो है हालात हैं। तो यदि चाइना की बात की जाए तो चाइना फर्स्ट है एक्सपोर्ट के अंदर, और इंडिया की बात की जाए तो इसका रैंक अब 15 आता है, जबकि इंडिया अपने हाईएस्ट लेवल पे है। और इसकी जो ग्रोथ है चाइना की, वो आप ये कह सकते हो कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, यानी कि एक्सपोर्ट्स के थ्रू ही इसने इतनी ग्रोथ को अर्जित किया है। देन कम्स एफडीआई की बात करें तो एफडीआई में चाइना बहुत पुराना प्लेयर है। यहाँ पर 40.7 बिलियन डॉलर आ रहा है, तो इंडिया में मात्र 3.6 जो है बिलियन डॉलर था। और अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया। फ़र्क किस चीज़ का पड़ गया कि अब थोड़ा सा कंपैरिजन में आया इंडिया। उसका कारण है कि इंडिया को अब एक मेजर डेस्टिनेशन के रूप में वर्ल्ड के अंदर देखा जाने लगा है। उसका कारण राजनीतिक है बेसिकली, और हम यहाँ पर अभी इसको डील नहीं कर पाएंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया के कंपैरिजन में चाइना का फॉरेन रिजर्व हमेशा ज़्यादा रहा है, और अभी भी ये 5 टाइम्स है इसके कंपैरिजन में। किसी भी देश का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमंस की क्या हालत है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया यहाँ से लेते हैं। जनसंख्या में हमें पता है, हमने पहले ही जिक्र कर लिया कि इंडिया ने बाजी मार लिया, इंडिया आगे निकल गया है चाइना के कंपैरिजन में। और उसका कारण यही है कि चाइना की ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन की बढ़ने की दर है वो काफ़ी कम हो गई है, इंडिया की भी काफ़ी कम हो गई है, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है काफ़ी लेट निकल कर आएगा अभी। और यदि बर्थ रेट और डेथ रेट में देखें तो डेथ रेट में हम बराबर
बराबर हैं और बर्थ रेट अभी हमारा ज़्यादा है, ये नेचुरल है। और अर्बन पॉपुलेशन जो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है वो ये है कि अर्बन पॉपुलेशन उनकी करीब 60% आबादी जो है उनके 20-25 शहरों में रहती है। उसके बावजूद आप जानकर हैरान होंगे कि चाइना के अंदर एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं है, जबकि हमारे शहर जिनमें सिर्फ हमारे देश का 34% हिस्सा रहता है वो जो है झुग्गी झोपड़ियों से अटे पड़े हैं पूरी तरह से। और सेक्स रेशो की बात करें दोनों बराबर हैं और ये बदकिस्मती से बराबर हैं, कोई दोनों ही अच्छी पोजीशन में नहीं है बेसिकली। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में नो डाउट चाइना इज़ बेटर देन अस। और पॉवर्टी की बात करें, पॉवर्टी को भी मैंने यहीं डाल लिया, तो पॉवर्टी की बात करें तो चाइना में पॉवर्टी गरीबी बहुत कम है और इसीलिए HDI इंडेक्स इनका बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते आप, पर HDI इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से जो कि UNDP कैलकुलेट करता है उसके हिसाब से इनका। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो चाइना में रेल नेटवर्क के बारे में मैंने पढ़ा कि इतना ज़्यादा जो है रेलवे लाइंस हैं कि यदि आप उनको सीधा कर दें, आप इनको जोड़ दें तो आप पूरी अर्थ के 2 चक्कर लगा सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि दिस इज़ द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, संरचनात्मक ढांचा जो कि चाइना में है। कहते हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बिल्ट जो इकॉनमी है वो चाइना की है। तो चाइना हमसे कहीं बहुत आगे है, यहाँ पे कंपैरिजन भी बहुत मुश्किल है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसका एक विशेष कारण, उसकी इतनी प्रगति का एक विशेष कारण जो है वो है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे शुरू से खर्च करते आ रहे हैं। आज भी उनका 2% जो है खर्च GDP का 2% ऑफ GDP जो है वो रिसर्च पे खर्च हो रहा है, जबकि इंडिया में ये अब जाके 0.9% हुआ है। और एक पॉजिटिव नोट पे इस चैप्टर को छोड़ते हैं और वो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। हैप्पीली वी कैन अनाउंस कि इंडिया जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मामले में चाइना से कहीं बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब कभी ये वीडियो बनेगी तो हम थोड़ा सा और बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे। आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा, क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस लगी इंडिया की और क्या स्ट्रेंथ लगी आपको चाइना की, तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।